हाँ जी, गुड इवनिंग। तो देखो, लास्ट क्लास में हमने आपके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए देखिए, कल लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कुछ ऐसा। चैप्टर स्टार्ट किया था हमने, सीआरए रूल्स का चैप्टर चल रहा था, उसमें ये सीआरए रूल्स के बारे में पढ़ लिए थे। फिर कुछ एफएक्यू पढ़े थे। फिर मैंने आपको बताया था कि सीआरए रूल्स में जो है प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो ये रहेगा आपका, जिसके अंदर कोस्ट ऑडिटर को रिपोर्ट बनानी होती है। तो ये वाला कुछ नोट्स में आप देखेंगे, तो ये वाला पोर्शन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो जस्ट ये वाला जो पोर्शन है आप जो देख रहे हैं, इस वाले पोर्शन में आपका पार्ट नंबर जो डी था, जो कोस्ट सीआरए रूल्स का जो था, सीआरए रूल्स में फॉर्म नंबर सीआरए 3 था, ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिटर बनाता है, उसके अंदर वो कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी डालता है। उसमें प्रॉफिट रिकंसिलेशन है, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल रेशियो है। हमारे एग्जाम में ये तीन चीजें एग्जाम में एज ए इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन या प्रॉब्लम बना के या केस स्टडी बना के पूछी जाती हैं। तो हमने लास्ट क्लास में रिकंसिलेशन थोड़ा सा पढ़ा था, वैल्यू एडिशन पूरा कर लिया था। आज कुछ हम फाइनेंशियल रेशियो के बारे में जानेंगे और इन तीनों के ही कुछ क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। रिलेटेड पार्टी के कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, कोई भी नहीं है। चलो आओ जना देखते हैं। बुक, सब लोग बुक ओपन कर लीजिए अपनी। सब लोग बुक ओपन करेंगे। आ जाओ जनाब। देखो, 4 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था लास्ट क्लास में हमने, तो मैं निकाल लेता हूं एक बार। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर ये 4 हमने कर लिया था कल। अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 5। और कुछ मैंने होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, नहीं किया हो तो देख लेना, इसमें एक दो पॉइंट नया होगा। और लास्ट क्लास में एक पॉइंट नया था, वो ध्यान रखना। लास्ट क्लास में पॉइंट एक नया क्या था, वो मटेरियल टेकन फॉर ओन कंजप्शन, इंटरनली यूज वाला था। ध्यान हो तो आपको देखो, ये था, ये रहा, केमिकल यूज्ड इंटरनली। इसको इनकम की तरह ट्रीट करना है, कैप्टिव कंज्यूम्ड है, और इनकम की तरह ट्रीट करके इसका ट्रीटमेंट करने वाले थे। यहां तक हो गया था। अब सब बच्चे करेंगे मेरे साथ इलस्ट्रेशन नंबर 5। एक पॉइंट इसमें नया है, बाकी वही प्लस माइनस वाला हिसाब किताब रखना है। आइए जरा देख लेते हैं रिकंसिलेशन वाला स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। बोलता है ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, शोड ए प्रॉफिट 35,46,700 रुपये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट हम कर रहे हैं। कॉस्ट ऑडिट करते हुए हमने देखा, हम कॉस्ट ऑडिटर हैं, हमने देखा कि कंपनी का प्रॉफिट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में है ये वाला, और फॉलोइंग ट्रांजैक्शन पर नोटिस करी गई है। हमको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। 1 2 3 4 5 6 ट्रांजैक्शन हमारे पास में है। आपको क्या करना है, वर्क आउट द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स। आपको कॉस्ट अकाउंट्स के प्रॉफिट पर पहुंचना है। तो आओ बच्चों, लिखना शुरू करिए मेरे साथ में इलस्ट्रेशन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अच्छा, स्टेप्स याद हैं क्या आपको? रिकंसिलेशन में मैंने स्टेप्स बताए थे प्लस माइनस करने के, कि 2 घर होंगे, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग का घर होगा, एक कॉस्ट अकाउंटिंग का घर होगा। पहला स्टेप ये था कि आप स्टार्टिंग पॉइंट पे, रिकंसिलेशन के स्टार्टिंग पॉइंट पे कोई भी एक प्रॉफिट लिखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो एंड पॉइंट पे कॉस्ट अकाउंटिंग का हो जाएगा। फिर ट्रांजेक्शन को पढ़ेंगे, ट्रांजेक्शन को पढ़ के प्रॉफिट के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ इस बात का पता करेंगे। अगर प्रॉफिट उस ट्रांजैक्शन के कारण बढ़ा है तो प्लस का निशान, अगर उसके कारण कम हुआ है तो माइनस का निशान। जो निशान एंड पॉइंट पे होगा वही उस ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट होगा। ये एक छोटी सी प्रोसेस थी प्लस माइनस को निकालने की। अगर नहीं देखी तो लास्ट क्लास में जाके जरूर देख लेना, जो क्वेश्चन मैंने कराए थे आपको। इसी को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आओ फिर से एक बार, तो फॉर्मेट में सबसे पहले लिख लेता हूं मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। यूट्यूब पे मिल जाएगी विवेक सिंह लास्ट क्लास। यहां बनाइए पर्टिकुलर्स। 8 क्लासेस हो चुकी हैं अभी तक।
और वो 8 क्लासेस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, ये 9वीं क्लास। पर्टिकुलर्स, और यहाँ लिख दीजिएगा अमाउंट। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स 35,46,700 रुपये, 35,46,700 रुपये का प्रॉफिट। अब हमको इस प्रॉफिट से एंड पॉइंट कहाँ होगा हमारा? कॉस्ट अकाउंटिंग। स्टार्टिंग पॉइंट अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो एंड पॉइंट होगा कॉस्ट अकाउंटिंग। तो एंड पॉइंट पे कॉस्ट अकाउंटिंग पे जो भी निशान आएगा ट्रांजैक्शन का वही ट्रीटमेंट होगा। आओ पहले ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, पहले ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। बोलता है पहले ट्रांजैक्शन में, एन ओल्ड मशीन ऑफ नेट वैल्यू 6,54,000 की बेच दी गई है 9,30,000 में। सबसे पहले मेरे को बताओ, एसेट्स को बेचना क्या कॉस्ट शीट में कभी रिकॉर्ड करते हैं? मतलब कॉस्टिंग की ट्रांजैक्शन है ये या फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन है? सर ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन है। कॉस्ट अकाउंटिंग में परचेज ऑफ एसेट्स या सेल्स ऑफ एसेट्स रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। तो हमने बोला देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने एक पुरानी एसेट थी वो हमने बेच दी, तो बेचने पे हो गया प्रॉफिट। तो हमने ऐसा पढ़ा रहा था, मैं ऐसा पढ़ा रहा था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के घर पे कुछ इनकम हो गई, और इनकम कितने रुपए की हो गई? तो कैलकुलेटर से जरा 9,30,000 माइनस 6,54,000, इनकम हो गई जनाब 2,76,000 रुपए की। किसके घर पे इनकम हो गई है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के घर पे इनकम हो गई है। तो जिसके घर पे इनकम हो जाए उस घर का प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। प्लस का निशान आ गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। और एंड पॉइंट पे कॉस्ट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग के घर पे इनकम हुई नहीं, तो इनका प्रॉफिट कंपेरेटिवली लेस कम मिलेगा। और हमारा एंड पॉइंट कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसलिए इस ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट भी लेस हो जाएगा। तो हम बोलेंगे लेस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन 9,30,000 माइनस 6,54,000 इक्वल टू 2,76,000। ब्रैकेट में बंद कर देना। तो रिकंसिलेशन में हमने एक रूल बनाया था लास्ट क्लास में कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंड पॉइंट होगा। ट्रांजैक्शन को पढ़ना है, फिर यह पता करना है इस ट्रांजैक्शन के कारण किसके घर पे मुनाफा हुआ, किसके घर पे घाटा हुआ। जिसके घर पे मुनाफा हुआ वहां प्लस का निशान लगा दीजिए, जिस घर के ऊपर नुकसान हुआ वहां माइनस का निशान लगा दीजिए। जिसकी इनकम ज्यादा प्लस, जिसकी इनकम कम, एंड पॉइंट पे जो निशान होगा वही उस ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट होगा। ओके सर, तो पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं दूसरी ट्रांजैक्शन पे, नंबर 2 ट्रांजैक्शन। देखिए नंबर 2 ट्रांजैक्शन बोलता है डिविडेंड इनकम वाज रिसीव्ड अमाउंटिंग 84,500 फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। मेरे को बताओ ये जो डिविडेंड की इनकम है, क्या कॉस्ट शीट में डिविडेंड मतलब कॉस्टिंग से कोई कनेक्शन है क्या इस ट्रांजैक्शन का? इस ट्रांजैक्शन का प्योरली कनेक्शन है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ट्रेडिंग P&L में ये चीज लिखी जाती है। तो हमने बात करी भाई कि ये इनकम अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के घर पे हुई है, तो इनकम हुई है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट हो गया ज्यादा, ज्यादा को हम प्लस से डिनोट करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग के घर पे इनकम हुई नहीं तो वहां का प्रॉफिट रहेगा कम, वहां पे माइनस का निशान। तो एंड पॉइंट पे, क्योंकि हम रिकंसिलेशन जब बना रहे हैं तो एंड पॉइंट पे हमारा यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा, तो एंड पॉइंट पे माइनस का निशान है तो इसको भी लेस ही करेंगे। लेस डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम 84,500 रुपये, 84,500। थर्ड ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन आओ, थर्ड ट्रांजैक्शन देखो, ए सम ऑफ 58,000 वाज स्पेंट। स्पेंट का मतलब होता है खर्चा करना, टुवर्ड CSR कमिटमेंट। CSR मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का खर्चा कर दिया कंपनी ने। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, CSR का खर्चा करना क्या कॉस्ट शीट में रिकॉर्ड होता है या ट्रेडिंग P&L में रिकॉर्ड होता है? सर ये तो ट्रेडिंग P&L में रिकॉर्ड होता है।
तो बच्चों अगर ट्रेडिंग P&L में रिकॉर्ड होता है तो इसका मतलब है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के घर पे रिकॉर्ड होता है, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के घर पे खर्चा हो गया। जिसके घर पे खर्चा हो जाए उस घर का प्रॉफिट कम हो जाता है, और जिसके घर पे खर्चा नहीं हुआ उसका प्रॉफिट ज़्यादा रहता है। तो एंड पॉइंट पे आ गया हमारा निशान प्लस का। तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज़ को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे CSR 58,000 रुपये, इसको ब्रैकेट में बंद नहीं करेंगे। सर नई ट्रांजैक्शन बता रहे थे आप कुछ इसके अंदर, मैं कहा बिल्कुल है, अभी पढ़ो तो सही पहले। फोर्थ ट्रांजैक्शन देखो, फोर्थ ट्रांजैक्शन, फोर्थ ट्रांजैक्शन पे देखेंगे, कंपनी वाज इंगेज इन ट्रेडिंग एक्टिविटी, कंपनी व्यापार करती है, सामान को खरीदती है, बेचती है। परचेज किया एक 13,50,000 रुपए का सामान, गुड्स परचेज किया और सेल कर दिया इसको 13,42,300 रुपए में, आफ्टर इनकरिंग 40,800 रुपए का खर्चा। कहने का मतलब हमने 13,50,000 रुपए का सामान खरीदा, 40,000 का इस पे खर्चा किया, ये सामान को हमने बेच दिया है 13,42,300 रुपए में। तो क्या मेरे को आप प्रॉफिट बता सकते हो क्या इस ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट कितने का, मुनाफा कितने का हुआ? 13,42,300 माइनस 13,50 माइनस 40,800। अरे भाई इसमें तो लॉस हुआ है, घाटा हुआ है इस ट्रांजैक्शन में, तो 48,500 रुपए का लॉस हुआ इस ट्रांजैक्शन में। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं ये ट्रांजैक्शन किसके घर की है? ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल के घर की है या कॉस्टिंग के घर की है? सर ट्रेडिंग तो सारा का सारा सामान खरीदना बेचना तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है, और ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है इसका मतलब है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के घर की ट्रांजैक्शन है। तो फाइनेंस के घर पे, फाइनेंस वालों के घर पे एक नुकसान हो गया है 48,500 रुपए का, 48,500 रुपए का नुकसान हो गया है, तो इनके घर का प्रॉफिट कम। और कॉस्ट अकाउंटिंग वालों के घर पे नुकसान नहीं हुआ है तो इनका प्रॉफिट मिलेगा ज्यादा। तो अल्टीमेटली एंड पोजीशन पे निशान प्लस का है, तो हम इसको करेंगे फोर्थ वाले को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे लॉस ऑन ट्रेडिंग, लॉस ऑन ट्रेडिंग कैसे करेंगे हम? 13,50,000 प्लस 40,800 माइनस 13,42,300, दिस इज 48,500 रुपये ऐड करेंगे, तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। एक बच्चे ने गलत जवाब दिया मेरे को, श्रुति का कैलकुलेशन गलत हो गई शायद आपकी। 5 नंबर ट्रांजैक्शन पूरी हो गई हमारी, सॉरी 4 नंबर ट्रांजैक्शन पूरी हो गई। ठीक है कोई बात नहीं, आइए जनाब आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जस्ट 1 मिनट रुकना। नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 पे देखो, ये वाला पॉइंट एक नया पॉइंट था जो मुझे डिस्कस करना था। सम रिनोवेशन वर्क वाज कैरिड आउट एट ए कॉस्ट ऑफ 7,75,000 रुपये, और इसकी यूजफुल लाइफ है 5 सालों तक। एक खर्चा किया हमने और उस खर्चे की जो यूजफुल लाइफ है, उस खर्चे की यूजफुल लाइफ है 5 साल। 5 साल। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं पहले कि ये मेरे को ये खर्चा बताइए, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? फाइनेंस के हिसाब से मेरे को बताइए, ये वाला जो खर्चा है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? सर रिनोवेशन वर्क है,
रिनोवेशन हर बार होता रहता होगा, डे टू डे एक्टिविटी है, ये कोई फिक्स्ड एसेट्स नहीं खरीदी है, इसका बेनिफिट कोई बहुत लंबे समय तक नहीं होने वाला है, 5 साल में हर बार होएगा, तो हम बोलेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसको माना जाएगा रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करा जाएगा, इसको 1 साल के ही ट्रेडिंग P&L से घटा दिया जाएगा। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कोई खर्चा उतने सालों तक कॉस्ट शीट में धीरे धीरे करके लिखा जाएगा जितने सालों तक उसका बेनिफिट मिलेगा। मतलब ये खर्चा कॉस्टिंग में तो आएगा 5 सालों में थोड़ा थोड़ा करके, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक बार में ही सारा का सारा घटा दिया जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, ये खर्चा सारा का सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसी साल घटाया गया, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के घर पे बड़ा खर्चा हो गया। तो जिस घर के ऊपर खर्चे हो जाए उसका प्रॉफिट हो जाता है कम। और कॉस्ट अकाउंटिंग में ये 5 बार बटेगा, तो इसके घर पे खर्चा हुआ कम। जिसके घर पे खर्चा कम होता है उसका प्रॉफिट ज्यादा होता है। तो एंड पोजीशन पे निशान प्लस का है, तो इसको करेंगे हम ऐड। लेकिन कितना अमाउंट होगा सर, अभी बता देता हूं, पहले एक बार मेरे साथ लिख लो, रिनोवेशन एक्सपेंसेस। देखो छोटी सी बात मैं अलग से समझाता हूं, अमाउंट कैसे आएगा। 7,75,000 है, थोड़ा सा स्पेस चाहिएगा मुझे। देखो ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये खर्चा सारा का सारा 7,75,000 एक बार में ही लिख दिया गया। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये खर्चा 5 बार लिखा जाएगा। इसका मतलब डिवाइड बाई 5 करना पड़ेगा। 7,75,000 डिवाइड बाई 5, 1,55,000। फिर दूसरे साल 1,55,000, फिर तीसरे साल 1,55,000, फिर चौथे साल 1,55,000 और 5वें साल 1,55,000। हम बात कर रहे हैं पहले ही साल की। तो पहले साल में कितना ज्यादा खर्चा फाइनेंस के घर पे हुआ है। यहां 1,55,000 का खर्चा है, यहां 7,75,000 का खर्चा है। तो इसका मतलब कितना खर्चा ज्यादा हो रहा है। तो हम बोलेंगे भाई देख 1,55,000 इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, 7,75,000, 6,20,000 का डिफरेंस आ रहा है। 6,20,000 रुपए का डिफरेंस। तो हम बोलेंगे 6,20,000 रुपए से ये अमाउंट हम लिखेंगे। तो रिनोवेशन एक्सपेंसेस में आप क्या लिखेंगे, 7,75,000 माइनस 7,75,000 डिवाइड बाई 5, 7,75,000 डिवाइड बाई 5। तो एक साल का खर्चा हम लिखेंगे 6,20,000, और एंड पोजीशन पे प्लस था तो इसको प्लस ही रहने देंगे। ये एक नई ट्रांजैक्शन थी जो रिकंसिलेशन में ध्यान रखनी थी। तो खर्चा था फाइनेंस में एक साथ लिख दिया गया, कॉस्टिंग में वो 5 सालों में लिखा जाएगा। इसका मतलब कुछ अमाउंट तो कॉस्टिंग में लिखा जा चुका है, तो एक्सेस अमाउंट जितना बचा है उतने का ही रिकंसिलेशन में हम ट्रीटमेंट करेंगे। ओके जनाब, ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। 6 में 2 बातें हैं, 6 के अंदर 2 बातें। आओ जनाब देखते हैं। बोलता है क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। ध्यान रखना, क्लोजिंग स्टॉक बोला है। क्लोजिंग स्टॉक है वो रॉ मटेरियल का अंडर वैल्यूड है और फिनिश्ड गुड्स का ओवर वैल्यूड है इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड। 2 ट्रांजैक्शन दी हैं, पहले अलग अलग, दोनों को अलग अलग करते हैं। पहले आओ, पहले मेरी बात सुनो। अंडर वैल्यू का मतलब होता है कम, और कम का मतलब है फाइनेंस अकाउंट्स में कम। ऐसा क्वेश्चन ने लिख के दिया है हमको, फाइनेंस अकाउंट्स में कम। एक मैं छोटी सी जनरल बात पूछ रहा हूं आपसे, छोटी सी जनरल बात पूछ रहा हूं, आप बताना। ये है मेरा ट्रेडिंग अकाउंट, सुनना सारे बात, हालांकि पिछली क्लास में बताया था मैंने। ये ट्रेडिंग अकाउंट है मेरा। इसमें ओपनिंग स्टॉक इधर लिखता हूं, मान लीजिए मैंने लिखा 10 रुपया, सेल्स लिखा मैंने 50 रुपया, क्लोजिंग स्टॉक मैंने लिखा 5 रुपया, तो टोटल इधर 55 और इधर मैं परचेज करके लाया 20 रुपए का। तो ग्रोस प्रॉफिट मेरा कितना आएगा,
तो आप बताओगे सर देखो 55 माइनस 30, सर आपका ग्रोस प्रॉफिट आएगा 25 रुपये। ओके, अब मैं थोड़ा चेंज करना चाहता हूं। मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक जो है, अगर वो क्लोजिंग स्टॉक मेरा 4 रुपये ही हो, 5 नहीं 4 रुपये हो, तो इसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे क्या पड़ेगा? आप बोलोगे सर क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि इनकम साइड होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक कम करने से यहां 54 आएगा तो यहां 24 आएगा। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी क्या है? क्लोजिंग स्टॉक कम करोगे तो प्रॉफिट भी कम होगा, क्लोजिंग स्टॉक को अगर बढ़ाओगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अब इसी कंसेप्ट को लेके आप इधर आ जाओ, इस क्वेश्चन में आ जाओ। इस क्वेश्चन में बोलता है अंडर वैल्यू है 29,600 से। इसका मतलब जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा तो यहां पे क्लोजिंग स्टॉक जितना भी आएगा वो अंडर वैल्यू है। अंडर वैल्यू मतलब कम है। तो बच्चों कम क्लोजिंग स्टॉक कम करने से प्रॉफिट भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और ये कहां का, किस घर का कम हुआ है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के घर का कम हुआ है। तो पहली ट्रांजैक्शन के कारण फाइनेंशियल अकाउंटिंग के घर पे प्रॉफिट कम हो गया है। ओके सर, दूसरी बात, फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक ओवर वैल्यू है। तो मेरे बच्चों अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा लिख दो, ओवर वैल्यू लिख दो, तो उसके कारण प्रॉफिट ज्यादा हो जाता है। ठीक है सर, इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के घर पे दो घटनाएं घटित हुई। एक में उसका प्रॉफिट कम हुआ मतलब माइनस का निशान है, दूसरे में उसका प्रॉफिट बढ़ गया मतलब प्लस का निशान है। फाइनेंस के घर पे एक ट्रांजैक्शन में माइनस का निशान, दूसरी ट्रांजैक्शन पे प्लस का निशान। बस हो गया सवाल। तो इसी बात को मैं यहां लिखूंगा। दो ट्रांजैक्शन है भाई, देखो दो ट्रांजैक्शन, मैं थोड़ा लिख के दिखा देता हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के घर पे दो ट्रांजैक्शन, एक पे आया माइनस का निशान पहले वाली पे, तो सीधी सी बात है कोस्टिंग का आएगा उल्टा प्लस, और दूसरी ट्रांजैक्शन पे फाइनेंस के अकाउंट पे प्लस का निशान है तो कोस्टिंग पे क्या आएगा? माइनस का निशान आएगा। तो हमको एंड पोजीशन पे जो निशान है वही उसका क्या है? ट्रीटमेंट। तो हम क्या करेंगे? दो दो इंसर्ट कर देंगे, दो चीजें इंसर्ट कर देंगे यहां पे। क्या क्या चीजें इंसर्ट करेंगे? देखो पॉइंट नंबर 5 में क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल अंडर वैल्यू इन फाइनेंशियल अकाउंट 29,600 रुपये। और ध्यान रहे अंडर वैल्यू करने से इसका प्रॉफिट कम हुआ था, तो एफ ए के ऊपर तो माइनस का निशान है तो कोस्टिंग पे प्लस का निशान होगा, तो हम इसको करेंगे ऐड, इसको करेंगे ऐड अंडर वैल्यू करने से। इसी के अंदर फिर हमने बोला भाई एक ट्रांजैक्शन करेंगे लेस, क्योंकि इसके अंदर था क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स ओवर वैल्यू। ओवर वैल्यू एफ ए के अंदर ओवर वैल्यू था, इसका मतलब एफ ए में प्लस का निशान है, कोस्टिंग पे माइनस का निशान है, तो नीचे जो निशान होगा वही ट्रीटमेंट है। और ये कितना है? 65,400 रुपये। ये इस पे माइनस का कर देना। लो जी, सारी ट्रांजैक्शन आ गई है। अब आप इसका जोड़ लगा दो, इसका हम बोलेंगे कोस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट। कोस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो बच्चों कोस्ट अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना आएगा? जस्ट इसका जोड़ घटा कर लो और देखो कितना आ रहा है। कैलकुलेटर पे मारोगे 35,46,700 माइनस 2,76,000 माइनस 84,500 प्लस 58,000 प्लस 48,500 प्लस 620 प्लस 29,600 माइनस 65,400। तो ये आ गया जनाब 38,76,900 रुपये। दिस इज योर फाइनल आंसर।
समझ में आया कुछ थोड़ा बहुत कि आपको रिकंसिलेशन कैसे करना है। और हर बार के एग्जाम में एक सवाल रिकंसिलेशन का पक्का मिलता है और आपको प्लस माइनस ही करना होता है। देखो इंटर में जब आपने रिकंसिलेशन पढ़ा था ना, उसमें आपको ट्रेडिंग P&L अकाउंट खुद बनाने पड़ते थे, लेकिन अब कॉस्ट ऑडिट के अंदर आपको खुद नहीं बनाने पड़ते, क्योंकि यहां हम जो काम कर रहे हैं ना वो बीइंग ए कॉस्ट ऑडिटर कर रहे हैं। तो हम किसी कंपनी के कॉस्ट ऑडिटर बन के जाएंगे किसी कंपनी में, तो वहां ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट सब कुछ बना बनाया हमको मिलेगा। इसलिए हमको हमारे जो क्वेश्चन आंसर होंगे उसमें यहाँ पे इस रिकंसिलेशन वाले में ना तो हमको P&L बनाना है, ना ही हमको कॉस्टिंग का डेटा बनाना है। ओके जनाब, चलिए यहां तक बात समझ में आ गई। अब चलते हैं, तो इसके अंदर एक बात नई क्या थी, नई ये वाली बात थी, ये जो रिनोवेशन वाला काम था, रिनोवेशन वाला पॉइंट नंबर 6, ये बात ध्यान रखेंगे। ये आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसको रेवेन्यू खर्चा मानना है और कॉस्ट अकाउंटिंग में इसको अपोर्शन करना है, 5 सालों तक अलोकेट करना है। ये एक नया पॉइंट था इसके अंदर। चलिए अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 की तरफ। इसके अंदर भी एक नया पॉइंट है, जैसे ये लाइक के इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, जो हमने 4 किया था उसी का थोड़ा सा नेक्स्ट वर्जन है। आइए जनाब 6th वाला और देख लेते हैं। और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कम से कम भी 3 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है और डेटा भी एज इट इज आया है। ठीक है, आओ जरा देखते हैं। प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट्स, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ MS क्लिंगपोंग हिमालयन प्राइवेट कंपनी फॉर द ईयर 2017-18 वाज, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट दे दिया। द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर द सेम पीरियड वाज लेस, कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ऑफ द कॉस्ट रिकॉर्ड, ये डेटा दे दिया, आपको रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। ये कॉस्टिंग का डेटा है, ये फाइनेंस का डेटा है, ये कॉस्टिंग का डेटा है। तो आइए जनाब, हम तो रिकंसिलेशन का फॉर्मेट जानते हैं और 2 घर हैं, 2 घरों के ऊपर निशान लगाने हैं, जो एंड में निशान होगा वो थोड़ा सा वही उस ट्रांजेक्शन का ट्रीटमेंट होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा जल्दी करूंगा, ठीक है ना, और क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा डेटा भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो लिखने में थोड़ा समय भी लगेगा, तो आप भी मेरे साथ साथ लिखिएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 6, रिकंसिलेशन, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है। और डेटा देखो थोड़ा सा टेढ़ा है इसके अंदर, एग्जैक्ट 0 वाली फिगर नहीं है। क्वेश्चन वाले ने ना हमको जानबूझ के ऐसी फिगर दी है ताकि बच्चा इन फिगर को लिखते समय कोई ना कोई गड़बड़ तो करेगा ही करेगा, और बस जैसे ही गड़बड़ करेगा हम उसके नंबर काट लेंगे। लेकिन आपको नहीं फंसना है, इसके ट्रैप में नहीं फंसना है। यहां लिखना है आपको पर्टिकुलर्स, यहां लिखना है अमाउंट, यहां आपको लिखना है फाइनेंस प्रॉफिट, फाइनेंस प्रॉफिट। क्वेश्चन ने फाइनेंस प्रॉफिट भी थोड़ा सा अटपटा सा दिया डिजिट, ध्यान से लिखना। 1,54,28,642, 1,54,28,642। अब आइए पहले ट्रांजैक्शन पे चलते हैं एक एक करके। तो एंड पॉइंट पे कौन सा होगा, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हमको ये देखना है कॉस्ट अकाउंटिंग के घर पे कौन सा निशान लगेगा, जो निशान कॉस्टिंग के घर पे लगेगा वही ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट होगा। अब आ जाते हैं, पहला ही पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, और अभी अभी डिस्कस किया है। जिसके घर पे स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा प्रॉफिट भी उसका ज्यादा होगा, जिसके घर पे क्लोजिंग स्टॉक कम होगा उसके प्रॉफिट कम होगा। आइए जनाब देखते हैं, अलग अलग देखते हैं। पहला देखते हैं हम ओपनिंग स्टॉक, ध्यान रखना ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने से, सारे बच्चे बताओ, ओपनिंग स्टॉक अगर ट्रेडिंग P&L है, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होने से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस साइड लिखा जाता है, एक्सपेंस साइड, तो एक्सपेंस ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो इसमें ओपनिंग स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात पड़ेंगे। आओ जनाब देखते हैं। WIP का स्टॉक है, फाइनेंस में इतना है, कॉस्टिंग में इतना है।
फिनिश्ड गुड्स का ये इतना इतना। तो मैं एक काम करता हूं, ओपनिंग को एक साथ ट्रीट कर लेता हूं दोनों को, और क्लोजिंग दोनों को एक साथ ट्रीट कर लेता हूं, ठीक है। तो आइए जनाब, सबसे पहले हम लिख देते हैं यहां पे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक अलग अलग ही लिख देते हैं यार, है ना, ओपनिंग स्टॉक, और यहां लिख देते हैं WIP। अब बच्चों बताओ, WIP का यहां 25,62,000 है और यहां 22 लाख है, तो भाई ज्यादा हो गया फाइनेंस के घर पे। और ओपनिंग स्टॉक क्योंकि खर्चों की साइड होता है, तो जिसके घर पे ज्यादा है उसका प्रॉफिट होगा कम, क्योंकि खर्चे इसके खर्चे ज्यादा हो गए। कॉस्टिंग के घर पे कम है ओपनिंग स्टॉक, तो इसका प्रॉफिट होएगा ज्यादा। तो एंड पोजीशन पे निशान आया प्लस, तो हम इसको करेंगे प्लस और लिख देंगे WIP ओवर वैल्यू इन फाइनेंशियल अकाउंट। और 25,62,315 माइनस 22,65,710 डिफरेंस निकाल लो। तो जनाब 25,62,315 माइनस 22,65,710, तो इसका डिफरेंस आ गया जी 29,6,605। क्या आप लोगों का भी इतना ही आया है? वेरी गुड श्रुतिका, 29,6,605, वेरी गुड। WIP की बात बन गई। अब दूसरी बात बनाते हैं, फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स, ये तो WIP था। फिनिश्ड गुड्स में देखते हैं आओ जनाब, किसके घर पे ज्यादा है। यहां है 2,65,00,000, यहां है 2,92,92,00,000। तो भक्तों, कॉस्टिंग के घर पे ओपनिंग स्टॉक ज्यादा रखा हुआ है, और ओपनिंग स्टॉक क्योंकि एक्सपेंस साइड होता है, तो कॉस्टिंग के घर का प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि इसके खर्चे की साइड ज्यादा आ रही। इसका प्लस, तो एंड पोजीशन पे क्या निशान आया माइनस, तो हम इसको करेंगे माइनस, ठीक है। और इसके आगे लिख देना ऐड, इसको हमने ऐड किया था, ठीक है, ऐड किया था, पहले वाले को ऐड किया था, दूसरे वाले को लेस करेंगे। और इसका नाम क्या रखेंगे, फिनिश्ड गुड्स अंडर वैल्यू इन फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंस में कम है, कितना कम है, तो हम लिख देंगे 2,65,47,520 माइनस 2,92,18,950। जस्ट घटा लो भाई, 2,65,47,520 माइनस 2,92,18,950, तो ये आ गया जनाब 26,71,430। और ब्रैकेट में बंद कर देना, क्योंकि कॉस्टिंग पे निशान माइनस का आ रहा था, इसलिए इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया है। वेरी गुड विवेक बाबू, 26,71,430, 26,71,430। तो ओपनिंग स्टॉक के हालचाल पूरे कर दिए। अब आ जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और ध्यान रखना क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड होता है बच्चों, तो इनकम साइड जिसकी ज्यादा होगी उस घर का प्रॉफिट ज्यादा। तो आओ देखते हैं किसका घर का ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये देखो, WIP 42 लाख और इधर 37 लाख। तो मैं थोड़ा स्पीडली करूंगा, इस घर में इनकम ज्यादा है तो इसका प्रॉफिट ज्यादा, इसका प्रॉफिट कम। एंड पॉइंट पे माइनस का निशान, माइनस ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो बस मैं सेकंड, यहां पे सेकंड बना दिया मैंने। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में पहला है WIP। WIP को मैं लिखूंगा ओवर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जस्ट मैं जल्दी घटाऊंगा, अब मैं समझाऊंगा नहीं ये वाली बात, ये आपको ही समझनी पड़ेगी। 37,36,346 घटा के भी लिख देता हूं मैं, 42,75,640 माइनस 37,36,346
46, 53, 92, 94, तो 5,39,294 रुपये। 5,39,200, वेरी गुड। बस अब तो हम फतेह कर रहे हैं मैदान को। फिर आता है फिनिश्ड गुड्स। आओ फिनिश्ड गुड्स का और देख लेते हैं। फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, यहां 3,72,00,000, यहां 4,35,00,000 रुपए। कोस्टिंग वालों ने मोर्चा मार लिया भाई। कोस्टिंग वालों के यहां क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होने से इस घर का प्रॉफिट ज्यादा होएगा, इस घर का प्रॉफिट कम होएगा। तो एंड पोजीशन पे प्लस का निशान आया है, प्लस का निशान आया है, तो भाई साहब प्लस हो जाएगा। और पहले वाले पे निशान आया था हमारा माइनस का, तो इसको ब्रैकेट में बंद कर देना भाई, इस वाले को ब्रैकेट में बंद कर देना। और फिनिश गुड्स वाले को लिख देना 3,72,59,430 माइनस 4,35,25,149। 3,72,59,430 माइनस 4,35,25,149। ध्यान से लिखना भाई, डिजिट गलत मत कर देना। 6,2,6,5, 6,2,6,5, 7,1,9, 7,1,9, वेरी गुड। और ये ऐड करना था क्योंकि इस पे ऐड का निशान है, ठीक है, तो इस पे आपको ऐड ही करना है। अब तो आगे वाले तो थोड़े से इजी होने वाले हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं अब। थर्ड ट्रांजैक्शन मैन तो ये स्टॉक वाली ही बात थी, ये हमने अच्छे से डील कर ली है। कंसेप्ट तो वही था, बस डिजिट थोड़ी मुश्किल थी। आ जाओ, इंटरेस्ट इनकम ऑन इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। ये किसके घर की इनकम है? क्वेश्चन ने खुद ही बता रखा है, ये सिर्फ फाइनेंस के घर की इनकम है। तो जिसके घर पे इनकम हो जाती है वहां प्लस, जिसके नहीं होती वहां माइनस। तो एंड पोजीशन माइनस है, तो हम क्या कर देंगे? माइनस। तो यहां लिख देंगे इंटरेस्ट इनकम और माइनस कर देंगे 6,15,340। खत्म। चौथे पे चलते हैं। देखो कई लोग क्या होते हैं, रिकंसिलेशन को ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे भी करते हैं, वो वाला मेथड ठीक है, अगर उससे आपको आता हो तो कर लेना। ऑनलाइन में ये वाला मेथड समझाना थोड़ा मुश्किल बैठता है, इसलिए मैंने प्लस माइनस वाला हिसाब किताब निकाला है। ओके सर, उसके बाद आ जाते हैं, इस पे निशान लगा ही रहने देता हूं मैं। ये वाला माइनस इनकम थी तो इनकम थी, तो ये प्लस था और ये माइनस था। नेक्स्ट वन पे आ जाते हैं। डोनेशन गिवन है भाई, डोनेशन रिसीव्ड नहीं है, गिवन है। गिवन मतलब खर्चा, और ये खर्चा किसके घर पे हुआ? फाइनेंस के। तो फाइनेंस के घर पे खर्चा होने से फाइनेंस का प्रॉफिट हो गया कम, दूसरे का प्रॉफिट हो जाएगा ज्यादा। तो प्लस का निशान आया, प्लस का आया तो प्लस। डोनेशन, डोनेशन 4,85,560, नंबर 5। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, खर्चा, खर्चा हो गया फाइनेंस के घर पे तो प्रॉफिट कम, यहां ज्यादा, फिर से प्लस। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 1,22,546। छठे नंबर पे आ जाते हैं। अब ये पॉइंट मुश्किल, फिर से वही आ गया जो लास्ट क्लास में पढ़ा था। ये बात ध्यान रखनी है। क्या सर? वैल्यू ऑफ सीमेंट टेकन फॉर ऑन कंजप्शन। ऑन कंजप्शन, ऑन कंजप्शन मतलब एक डिपार्टमेंट ने बनाया, दूसरे ने यूज कर लिया। कैप्टिव कंजप्शन पिछली क्लास में सिखाया था। दो डिपार्टमेंट है, ए और बी। इसने सामान बनाया, बना के इसको दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर भी पढ़ा होगा आपने इंटर में। डिपार्टमेंट ए जब बी को देता है तो इस डिपार्टमेंट के लिए तो इनकम होती है वो,
क्योंकि इसने सेल किया है और इस डिपार्टमेंट ने परचेज किया है, तो इसके लिए वो एक्सपेंस होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो बात यहाँ पे लिखी गई है, वैल्यू ऑफ सीमेंट टेकन फॉर ओन कंजप्शन, ये वाली बात डिपार्टमेंट ए के लिए लिखी गई है या बी के लिए लिखी गई है? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है? सर हम ये मानते हैं कि ऐसी अगर बात लिखी जाती है तो वो डिपार्टमेंट ए के लिए लिखी जाती है, इसलिए हम इसको इनकम ट्रीट करेंगे। दिखने में ये एक्सपेंस लग रही है और जनरल भाषा में है एक्सपेंस ही, क्योंकि हमने खुद ही सामान को यूज कर लिया, तो एक तरह से रिसोर्सेज यूज करना मतलब एक्सपेंस। लेकिन ये एक्सपेंस तो बी डिपार्टमेंट के लिए है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये करके आना है ए डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चों इसको हम इनकम की तरह ट्रीट कर रहे हैं और हमने बोला ये इनकम यहाँ इतनी है, यहाँ इतनी है, तो इनकम ज़्यादा फाइनेंस के घर पे है तो यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, इसके घर पे इनकम कम है तो यहाँ क्या प्रॉफिट कम हो गया। एंड पोजीशन पे माइनस का निशान है तो हम माइनस कर देंगे। सीमेंट टेकन फॉर ऑन कंजप्शन, और या लिख लेना ये इनकम है, ठीक है ना, इनकम मैंने माना है इसको, क्योंकि हमारे सजेस्टेड आंसर में इसको इनकम मान के ही ट्रीटमेंट किया गया है। तो भाई एंड पोजीशन पे माइनस का निशान है तो हम बोलेंगे 3,82,960 माइनस 3,65,426। घटा के देखेंगे तो डिफरेंस जो होगा 3,82,960 3,65,426 17,534, और लेस करना है, लेस करना है 17,534। ये एक थोड़ी सी कान चौकन्ने करके देखने वाली ट्रांजैक्शन थी, ठीक है। दिखने में लग रही है एक्सपेंस, लेकिन ट्रीट करना है इनकम की तरह। ओके सर, अब आगे वाले तो इजी होंगे। आगे वाले देखो, पढ़ के देखो। कॉस्ट ऑफ पावर ड्रोन फॉर ऑन विंड मिल, कुछ खर्चे करे हैं ऑन विंड मिल के लिए। एक ये है ईबी ट्रैफिक, 8 है एट कॉस्ट। तो देखो इस वाले में लिखा गया है 49 लाख और ये लिखा गया है 36,20,370 रुपये। तो भाई खर्चा किसके घर पे ज्यादा हो गया है? ये कोस्टिंग के घर पे खर्चा हो गया माइनस, और इसके घर पे खर्चा कम हुआ था यहाँ प्लस। तो जस्ट लिख दो कॉस्ट ऑफ पावर, तो 7वीं ट्रांजैक्शन लिख दो कॉस्ट ऑफ पावर। और डिफरेंस निकाल के लाओ जरा कॉस्ट ऑफ पावर का, और लेस करना है, ध्यान रखना। तो 49,56,325 माइनस 36,20,370, डिफरेंस आएगा 49,56,325 माइनस 36,20,370, 13,35,955, और माइनस का निशान था, ध्यान रखना माइनस करना है 955। बस जी बस, अब तो काम बन गया है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है भाई साहब, और ये इनकम सिर्फ फाइनेंस के घर पे हुई है तो इसका प्रॉफिट ज्यादा है, यहां का प्रॉफिट कम, फिर से माइनस। नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, और ये है 45,36,770, 45,36,770, 45,36,770।
बस अब तो हो गया। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन खर्चा है किसके घर पे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो इसके घर पे खर्चा है, तो ये प्लस, तो ये ट्रांजैक्शन प्लस में जाएगी, ये माइनस में जाएगी। वॉलेंट्री नंबर 9, बस हो गया सवाल। वॉलेंट्री रिटायरमेंट 16/76/540 और प्लस है तो प्लस रहने देना इसको। और लास्ट ट्रांजैक्शन 10 नंबर, इंश्योरेंस क्लेम रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो इनकम है तो प्लस, यहाँ माइनस, तो अल्टीमेटली माइनस कर देंगे। इंश्योरेंस क्लेम 14/35/620, लो जी इनका लगा दो जोड़, ये आ गया कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट। खत्म, जल्दी से जोड़ लगा दो, बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं यहां तक। कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट ध्यान से लगाना कैलकुलेटर में, क्योंकि डेटा थोड़ा बड़ा हो गया है। कंपनसेशन तो इनकम है। अरे सुनो मेरी बात, आपने एम्प्लॉय बन के सोच लिया, आप कंपनी बन के सोचो। कंपनी ने किसी आदमी को रिटायरमेंट करवा दिया, और रिटायरमेंट जैसे यहाँ आदमी काम करता है तो कंपनी रिटायरमेंट पे इसको पैसा देती है, तो पैसा देना एक्सपेंस होता है, इस आदमी के लिए इनकम है। लेकिन हम ये सारी चीजें जो लिख रहे हैं ना, वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं। आई समझ में बात? हाँ, जल्दी से अब इसका जोड़ और लगा दो, लाखों करोड़ों का जोड़ है भाई, ध्यान से लगाना। हल्की सी नजर हटी और दुर्घटना घटी। देखो डेटा थोड़ा सा टेढ़ा है, मैं थोड़ा आंसर देख के लिख देता हूं, क्योंकि इतना टाइप करने में समय बहुत लगेगा, आपको आगे भी सवाल करने हैं। 1,31,23,669 ये आंसर आना चाहिए, नहीं आ रहा तो गलत है फिर अपना सवाल। चेक करिए क्या यही आ रहा है क्या। श्रुतिका ने कुछ अलग बता दिया है। देखो जोड़ घटा में कहीं ना कहीं गलती करी होगी, फिर हो सकता है कोई आइटम अपन ने प्लस का करना हो माइनस का कर दिया हो, ऐसा भी हो सकता है। चेक मारेंगे एक बार, मैं भी एक बार चेक मार लेता हूं। तो 1,54,28,642, 1,54,28,642 प्लस 29,6,605 माइनस 26,71,430 माइनस 53,92,94 प्लस 62,65,719 माइनस 6,15,340 प्लस 4,85,560 प्लस 1,22,546 माइनस 17,534 माइनस 13,35,955 माइनस 45,36,770 प्लस 16,76,540 माइनस 14,35,620। सही आ रहा है भाई मेरा तो, 1,31,23,669 सही है। सही है, विवेक ने बोला सर सही है, मैंने भी चेक कर लिया सही है। तो कैलकुलेशन में थोड़ा समय लगा है हमको, बाकी तो प्लस माइनस का निशान ध्यान रखना है। ओके, 1,31,23,659 वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन में एक ही बात ध्यान रखनी थी, वैल्यू ऑफ सीमेंट टेकन फॉर ओन कंजप्शन। एक पीछे सवाल किया था ऐसा ही, एक ये सवाल किया है। चलिए अब बाकी के सवाल है ना सेम है,
रिकंसिलेशन वाले वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, जैसे ये वाला सवाल इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, ये आपको घर पे ट्राई मारना है, प्लस माइनस करना है। इसके अंदर क्या क्या बात का ध्यान रखेंगे, देखो इसके अंदर एक ट्रांजेक्शन थी क्या, वॉलंटरी रिटायरमेंट, नहीं ये तो ईजी है, इसमें ऐसी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है जो आपको नहीं आएगी, सारी ट्रांजेक्शन आपको आएंगी। 8 वाले के अंदर ये एक ट्रांजेक्शन थी, 5वां, जैसे ऊपर वाला था ना वो रिनोवेशन वाला जो था, वैसा ही था इसके अंदर मशीन का मेजर ओवरहॉल किया गया है, और ये हर साल 5 साल में होता है। तो कॉस्टिंग में तो ये 5 बार डेटा लिखा जाएगा और फाइनेंस में एक ही बार लिखा जाएगा, सेम ट्रांजेक्शन है। और ओपनिंग स्टॉक वही वाला, दोबारा से स्टॉक वाला पॉइंट इसके अंदर है। तो 8 क्वेश्चन नंबर भी आपका होमवर्क रहेगा, 7 और 8 होमवर्क रहेंगे आपके। 9 क्वेश्चन नंबर में देखो, 9 क्वेश्चन नंबर के अंदर आपको एक्सपोर्ट निकालना है, सॉरी एक्सपोर्ट का टर्नओवर निकालना है कि कंपनी का टर्नओवर कितना है, और ये टर्नओवर एज पर सीआरए रूल्स कितना है। तो आओ जनाब इसके अंदर देखो टर्नओवर के अंदर क्या क्या चीजें शामिल करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में, ये भी आपका छोटा सा होमवर्क ही दे रहा हूं मैं, लिखवा कुछ नहीं रहा हूं। अंबिका टेक्सटाइल लिमिटेड है, फैब्रिक बनाती है, अंडर टू कस्टमर जॉब ऑन ऑर्डर, ये काम करती है। आपको फाइंड आउट करना है टर्नओवर एज पर सीआरए रूल्स। तो देखो टर्नओवर की परिभाषा, जैसे वो सीआरए रूल्स में वो था 35 वाली लिमिट थी, उसमें 100 करोड़ वाली लिमिट थी, 35 करोड़ वाली लिमिट थी, वो टर्नओवर कि ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल की जाएंगी इस टर्नओवर के अंदर। तो देखो सेल्स, ट्रेडिंग, सेल ऑफ डिपो, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट इनकम, एक्सपोर्ट ड्यूटी, इनकम फ्रॉम जॉब प्रोसेसिंग, स्क्रैप सेल, इनकम फ्रॉम लोन लाइसेंस एटसेट्रा। तो आपको क्या करना है, इसमें ये वाला सॉल्यूशन आपको देख लेना है, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड होंगी, क्या क्या चीज़ें इसमें लेस होंगी, टर्नओवर कैसे निकाला जाएगा, ये भी छोटा सा मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ। सीआरए रूल्स का ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक छोटा सा होमवर्क ये है। लास्ट में आता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 के बाद ये यहाँ पे चैप्टर ये खत्म हो जाता है। लेकिन इसके कुछ क्वेश्चन और भी दे रखे हैं हमारे को, सीआरए रूल से जुड़े हुए क्वेश्चन कुछ और भी हैं। देखो हमने स्टार्टिंग में आपसे बात की थी कि सीआरए रूल्स के अंदर जो ऑडिटर जो रिपोर्ट बनाता है उसके अंदर एक प्रॉफिट रिकंसिलेशन होता है, इसके क्वेश्चन हमने कर लिए, वैल्यू एडिशन के क्वेश्चन हमने कर लिए। अब हम कुछ इसके फाइनेंशियल रेशियो के क्वेश्चन करेंगे, वो हमको बुक के लास्ट में दे रखे हैं, और उसी के साथ में कुछ ये क्वेश्चन दोबारा से भी मिलेंगे, 2-2, 5-5 क्वेश्चन, तो वो भी देख लेते हैं। आओ जरा वो भी थोड़ा सा होमवर्क दे देता हूं आपको। देखो बुक आपके पास बुक होगी तो बुक में सबसे लास्ट में निकालना, केस स्टडी वाला जो पोर्शन है ना, उसके अंदर केस स्टडी वाले पोर्शन के अंदर होगा, आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे वहां पे, 10-12 क्वेश्चन दिए हुए हैं। देखो ये देखिए यहां से ये वाला जो पेज नंबर है, कैपेसिटी, निकल जा भाई, ये देखो जो 12 स्टडी नोट नंबर है इसमें भी इसी के कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो एक तो है आपका, देखो यहाँ पे रिकंसिलेशन लास्ट में, और वैल्यू एडिशन दोबारा से इसके अंदर, तो वही कंसेप्ट वाले क्वेश्चन कुछ आपको यहाँ पे मिलेंगे। और एक हमको रेशियो एनालिसिस पढ़ना था, तो रेशियो एनालिसिस स्टार्टिंग में आपको परफॉर्मेंस रेशियो एनालिसिस यहाँ पे पढ़ना है। इसके कुछ मैं नोट्स दे रहा हूँ आपको, ये रेशियो आपको खुद को निकालने हैं, थोड़ा समझा रहा हूँ मैं, देख लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस शीट दे दी गई है, और बैलेंस शीट के अंदर आपसे रेशियो पूछे हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, करंट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, जो एफएम में पढ़ते थे ना वही वाले। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या शामिल होगा, नेटवर्थ में क्या क्या शामिल होगा, प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए क्या क्या शामिल होगा। तो इसके लिए ना मैं आपको कुछ नोट्स दे रहा हूँ, ये नोट्स को आप पढ़ेंगे ना, इनके अंदर आपको मैंने ये सारी चीज़ें लिख दी गई हैं, क्या क्या किस किस चीज़ में क्या क्या शामिल होगा। ये नोट्स मैं आपको कुछ बच्चों को तो भेज दिए हैं, जिसके पास नहीं है वो ले लेना मेरे से। देखो ये लास्ट, इसके लास्ट में ना एक मैंने स्टेटमेंट बना रखी है कि इनकम स्टेटमेंट में कौन सा प्रॉफिट कैसे कहाँ लिखा जाएगा, और नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या क्या चीज़ जोड़नी है, नेटवर्थ में क्या क्या चीज़ जोड़नी है, और कुछ मैंने फॉर्मूले दे दिए हैं इनके, जस्ट आपको ये फॉर्मूले लगाने हैं। अगर आप मेरे से करवाएंगे तो ये लेक्चर लंबा हो जाएगा,
तो जितना आप, मैं नहीं चाह रहा कि लेक्चर लंबा हो, या आप क्योंकि आप फाइनल लेवल पे हैं तो ये वाले रेशियो में वैल्यू पुट करना तो आप इतना तो आप आराम से कर सकते हैं। फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करना, किस में क्या क्या जुड़ेगा वो मैंने कुछ यहाँ पे लिख दिए हैं, हिंदी के अंदर भी लिख दिए हैं कि भैया नेटवर्थ की मतलब क्या होता है, कंपनी की वैल्यू मतलब अगर कंपनी को आज बेचें तो कितने रुपए में बिक जाएगी लगभग, वो नेटवर्थ होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब व्यापार में कितना पैसा लगा है वो कैसे निकलेगा, एक ये मेथड है, एक ये मेथड है ठीक है, एक ये मेथड है, एक ये मेथड है। तो ये वाले हाँ विवेक मिल जाएंगे, नहीं मिले तो मैं दे दूंगा इस क्लास के बाद आपको, ठीक है। तो ये आपको कुछ ट्राई मारने हैं, तो फॉर्मूलों में वैल्यू पुट करनी है आपको। तो आज का होमवर्क जो रहेगा ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप घर पे बैठ के इनमें वैल्यू पुट करेंगे। रिटर्न का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन नेटवर्थ का मतलब यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। ये सारी बातें मैंने लिख दी हैं उसके अंदर। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालोगे, इसने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल के भी दिखा रखी है, ठीक है। अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपके पास में बुक है ना तो एक काम कर लो, थोड़ा सा लिख लो, आप थोड़ी सी नोटिंग इसी के अंदर कर लो। एक बात का ध्यान रखना, जब भी 2 साल का डेटा हो, 2 साल का डेटा हो, लिख लेना एक नोट, तो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज नेटवर्थ, ये यूज करनी है। जिस भी फॉर्मूले में यूज करें, अगर 2 साल का डेटा हो तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, सीआरए रूल्स के अनुसार हमको एवरेज यूज करना है। अगर 2 साल का डेटा हमारे पास है, अगर क्वेश्चन में डेटा ही 1 साल का है तो हम फिर 1 साल का यूज करेंगे। तो इसी क्वेश्चन के आसपास लिख लेना कि कैपिटल एम्प्लॉयड में हम 2 साल का डेटा क्वेश्चन ने दे रखा है, देखो ये 2 साल का डेटा दे रखा है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम 2 साल की एवरेज लेंगे इस फॉर्मूले के अंदर, बस। तो ये क्वेश्चन आपको घर पे करना है, ट्राई मारना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्या क्वेश्चन नंबर 2 मैं दोबारा से कराऊं क्या? वैल्यू एडिशन का क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्वेश्चन है। ये लास्ट टू लास्ट लेक्चर में मैंने पूरा करवाया था, इसमें वैल्यू ही चेंज है। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या था कि कंपनी जो है वो 6 लोगों के लिए काम करती, तो हमने बोला भैया एक काम करो, सेल्स में से पहले वो खर्चे घटाओ जो 6 के नहीं है, तो घटाने के बाद हमारी आती थी वैल्यू एडिशन, उसको हम 6 लोगों में बांट देते थे। ये सवाल थे। 6 लोग कौन कौन थे? उसके अंदर पहला था डायरेक्टर, फिर थे वर्कर, सैलरी देते थे उनको। डायरेक्टर का घर चलता है भैया, कंपनी से 6 लोगों का चूल्हे चलते हैं। डायरेक्टर अपने बीवी बच्चों को पालता है, सैलरीड पर्सन अपने बीवी बच्चों को पालता है, और डिविडेंड बांटते हैं शेयर होल्डर को, तो शेयर होल्डर का घर भी चलता है, शेयर होल्डर का घर भी चलता है। गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, लॉन्ग टर्म लंबे वाले टैक्स देते हैं, बड़े बड़े टैक्स देते हैं। गवर्नमेंट का घर भी कंपनियों से चलता है। उसके अलावा बैंकों का या फाइनेंस प्रोवाइडर वालों को हम इंटरेस्ट देते हैं, उनका घर भी चलता है। और लास्ट में कंपनी खुद का घर भी चलता है। तो 6 लोगों को हम लोग को पैसा बांटना होता है। तो हमने एक फॉर्मेट बनाया था। अब देखो ये वाला दोबारा से आ गया। अगर मैं इसी यहाँ पे कराऊंगा 1 घंटा इसके अंदर लग जाएगा मुझे। तो अगर आप घर पे करेंगे, सेल्फ स्टडी जितनी करेंगे उतना इसका थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और 100 नंबर का पेपर है, और टोटल इसमें 35-30 लेक्चर बनेंगे आपके। बाकी जो भी एफएम है आपके, और डायरेक्ट टैक्स है आपका, और जीएसटी है आपका, इतने बड़े बड़े सिलेबस हैं, वो भी 100 नंबर के हैं। लेकिन ये भी 100 नंबर का, और इसमें देखो 30 से 35 लेक्चर में ही काम बन जाएगा आपका। उसके बाद जितनी सेल्फ स्टडी करेंगे उतने ज़्यादा नंबर आप इसमें ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आप घर पे ट्राई मारेंगे वैल्यू एडिशन का, सेम टू सेम क्वेश्चन है देखो वैल्यू एडिशन का। ओके जनाब। उसके बाद अब देखो ये दोबारा से रेशियो वाले क्वेश्चन आ गए। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, नेटवर्थ रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ध्यान रखना, इसके आगे लिख लो, यहीं पे लिख लो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। और एक छोटी सी बात और ध्यान बता देता हूं, एफएम के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ भी होती हो, कुछ भी होती हो, लेकिन कॉस्ट ऑडिट में कैपिटल एम्प्लॉयड जिस तरीके से इसके अंदर निकाली गई है उतनी ही निकालेंगे, उतनी ही निकालेंगे, ठीक है। कुछ कंसेप्ट यहाँ पे एक दो फॉर्मूले में कुछ डिजिट अलग भी आती है, जैसे मैंने एक एवरेज वाला क्लोज बताया आपको, तो ये बात थोड़ी थोड़ी ध्यान रखेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे कैपिटल एम्प्लॉयड लिख लेंगे, और ये रेशियोज आपको खुद को निकालने हैं। अब ग्रोस प्रॉफिट रेशियो है, ऑपरेटिंग रेशियो है, नेट प्रॉफिट रेशियो है, ये आराम से आप निकाल पाएंगे, इनमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। करंट रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आराम से आप ये घर पे बैठ के तसल्ली से इन क्वेश्चंस को आपको करना है।
तो आपका जो होमवर्क रहेगा इलस्ट्रेशन नंबर 5 और 5 तक जो रेशियो वाले हैं इनके मैं आपको नोट्स दे रहा हूं। इसको नोट्स को पढ़ के आपको ये रेशियो वाले 5 इलस्ट्रेशन करने हैं और उधर जो रिकंसिलेशन के बचे थे वो करने हैं। मेरे हिसाब से आपको ये 5 करने में 2 घंटे का समय चाहिएगा। आपको 2 घंटे में आप आराम से ये कर पाएंगे। अगर मैं आपको क्लास में करवाऊंगा तो मुझे कम से कम भी 3 घंटे की क्लास लगानी पड़ेगी सॉल्यूशन इसके अंदर लिखने में। तो कोशिश करेंगे आप आराम से करेंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा आपका। ओके सर। उसके बाद देखो इसी के अंदर रिकंसिलेशन के कुछ क्वेश्चन और भी दे रखे हैं नीचे। रिकंसिलेशन के दोबारा से क्वेश्चन दे रखे हैं। वैल्यू एडिशन, ये देखो वैल्यू एडिशन का दोबारा एक क्वेश्चन आ गया आपका, ये भी ट्राई मारना है। और इसमें एक इकोनॉमिक वैल्यू एडिट का क्वेश्चन है, एक बार ये भी आप पढ़ के देखना, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आपसे। और रिकंसिलेशन के 5-4 क्वेश्चन और भी दे रखे थे। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, ये देखो दोबारा से वही रिकंसिलेशन जो अभी भी पढ़ा था ना, प्लस माइनस वाला हिसाब किताब, वही वाला के 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे भी है। इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2 और इलस्ट्रेशन नंबर 3। और देखो ये 3 वाला तो वही है, वैल्यू ऑफ सीमेंट टेकन फॉर ओन कंजप्शन, डिजिट भी सेम है तो वापसी करने की जरूरत नहीं है। जो अलग क्वेश्चन है बस उसी को करना। सेम क्वेश्चन दोबारा से छाप दिया इंस्टीट्यूट ने। ओके तो 3 क्वेश्चन ही है ये एवरेज कॉस्ट स्टेटमेंट का, ये अलग क्वेश्चन है, ये मैं बाद में कराऊंगा। 3 क्वेश्चन ये है, 3 में से एक तो सेम ही है, तो 2 ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं। तो आज का होमवर्क सुन लो, नेक्स्ट क्लास तभी देखना जब ये होमवर्क पूरा हो जाए। स्टार्टिंग से आपको 1 से 9 क्वेश्चन तो वो पूरे करने हैं। उसके बाद केस स्टडी वाले पोर्शन में आने हैं, 5 क्वेश्चन वो करने हैं और 3 क्वेश्चन रिकंसिलेशन के करने हैं, जिसमें से एक तो सेम है तो 2 ही करने हैं। तो टोटल कितने करने हैं? 9 ये, 9 और 5 14, 14 और 2 16 क्वेश्चन करने हैं। तो ही अगली क्लास देखना। ये बहुत आसान है, इसमें तो 6 क्वेश्चन में तो प्लस माइनस ही करना है, जिसमें से 3-4 तो मैंने आपको करा दिए हैं। और वैल्यू एडिशन के 2 क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद सारे एक जैसे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो कम से कम आपको 1 घंटा तो इसमें लगेगा और 2 घंटे आपको इसमें लगेंगे तो जो रेशियो वाले क्वेश्चन है, और 15 मिनट आपको इसमें लगेंगे। तो पहले ये क्वेश्चन ट्राई करना, उसके बाद जैसे ये रेशियो वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा आपका, उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जैसे इसके अंदर वेस्ट मल्टीप्लायर वगैरह जो है उसकी बातें हम क्या करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की सभा मैं यहीं तक रख रहा हूं। इतना होमवर्क जरूर 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 कर लेंगे। और जिसके पास भी नोट्स नहीं है